हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो बेल, पैरोल, फरलो। हम इन तीन वर्ड के बारे में बात करेंगे। पैरोल और फरलो जो है वो हमारी सीआरपीसी में कहीं पे भी नहीं बताया गया इनके बारे में कि पैरोल क्या है और फरलो क्या है। लेकिन जो बेल वर्ड, जो बेल टॉपिक मैंने बताया, बेल का जो टॉपिक है ये चैप्टर 33 में मेंशन किया गया है। वहाँ पर ये मेंशन है कि बेल कितने तरीके का होगा, जैसे कि 436, 437, 438, 439 एंड 167 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। ये 5 जो कैटेगरीज है ये बताते हैं कि बेल कितने तरीके का है। लेकिन जो पर्टिकुलर वर्ड जो बेल है इसको हमारे कोड में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। बेल को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेल तो जो है बाद की प्रोसीडिंग है। अगर आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आए दिन बेल के बारे में सुनते हैं, अरेस्ट के बारे में सुनते हैं। बेल ग्रांट करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, कौन से ऑफेंस के लिए कौन सा एप्लीकेशन है, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये सब देखते हुए हम बेल ग्रांट के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं। लेकिन बेल से पहले, बेल तो तब आएगा जब अरेस्ट किसी को किया जाएगा। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया। अरेस्ट क्या है? अरेस्ट को भी हम देखें तो अरेस्ट जो वर्ड है ये भी पूरे कोड में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को कहीं मिले तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मैंने बेल और अरेस्ट दोनों को ही देखा। ये ना आईपीसी में डिफाइन है ना सीआरपीसी में डिफाइन है। लोग कहते हैं हाँ मेंशन है, मैं ये बात कहती हूँ। सीआरपीसी सेक्शन 46 ये बताता है, 46 ये बताता है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, अरेस्ट हाउ मेड। ये नहीं बताता कि अरेस्ट क्या है। अब इसे समझने के लिए हमें क्रिमिनोलॉजी में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। क्रिमिनोलॉजी हमें बताएगा कि अरेस्ट क्या है, बेल क्या है। बेल की जो सबसे पहले प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो क्रिमिनोलॉजी से ही शुरू हुई थी। हम अरेस्ट को देखते हैं। अरेस्ट का मतलब होता है किसी की मूवमेंट को रेस्ट्रेंट करना, कन्फाइन करना, किसी की मूवमेंट को रोक देना। और किसी को अगर अरेस्ट किया है तो उसे किसी प्लेस पर ही रखेंगे। ये नहीं कि पुलिस ने अरेस्ट किया है, अरेस्ट करने के बाद वो उसको अपने घर लेके जाएगी, ऐसा नहीं है। अरेस्ट किए गए पर्सन के लिए भी एक जगह बना हुआ है जिसे हम कारागार कहते हैं, प्रिजन कहते हैं। प्रिजन के बारे में डॉक्टर सेठाना ने क्रिमिनोलॉजी में बताया है कि प्रिजन का ये मतलब होता है एक पिंजरा। कारागार का अर्थ होता है पिंजरा, और पिंजरे में वो लोग रखे जाएंगे जिनकी आज़ादी को रोक लिया जाए, कैद कर लिया जाए। उन्होंने ये कहा है कि कारागार का मतलब है पिंजरा, और पिंजरे में अपराधियों को दंड के लिए और सुधार के लिए रखा जाएगा। ये डॉक्टर सेठाना की थ्योरी थी। उसके बाद फेयर चाइल्ड की थ्योरी हम देखें तो उन्होंने ये कहा है कि अरेस्ट किए गए व्यक्ति को कारागार में तब रखा जाएगा जब उसको 1 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट हो। ये जो थ्योरी थी इसको स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि अगर 1 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है तो हम उसे प्रिजन में रख रहे हैं, लेकिन 1 साल से कम का पनिशमेंट है तो उसको कहाँ रखेंगे फिर। तो इस थ्योरी को भी स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कारागार का मतलब होता है वहाँ पे टेम्परेली और परमानेंटली रखा जाता है। ये बात उनकी सही कही गई कि मतलब जो जेल है वहाँ पे किसी को टेम्परेली और किसी को परमानेंट तब होता है जब उसको पनिशमेंट किया जाएगा, किसी भी ऑफेंस के लिए सज़ा हो जाएगी, उसके बाद से वो परमानेंट इम्प्रिजमेंट है। टेम्परेली ये है कि कोई आया गया इस तरीके का। तो जो प्रिजन है वो क्या करता है, उसके सुधार के लिए, उसके सज़ा के लिए, उसकी देखभाल के लिए जो उनके रूल और रेगुलेशन है वो उनको बताए जाएं। इसलिए एक प्रिजन बनाया गया जहां अरेस्ट किए गए व्यक्ति को रखा जाता है। सेक्शन 46 सीआरपीसी कहता है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा। अरेस्ट किसी को बाई वर्ड, बाई एक्शन, कन्फाइन करके, पकड़ करके। तो ये 3-4 उसमें ऑप्शंस बताए गए हैं 46 में। अगर अरेस्ट करना है तो बाई वर्ड, बाई एक्शन, टच ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन, इस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट का मतलब क्या है? मूवमेंट को रेस्ट्रेन करना। उसको करने के बाद कहाँ लेकर जाएंगे? प्रिजन में। प्रिजन का अर्थ क्या है? पिंजरा, जो डॉक्टर सेठाना कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं
बेल की। और अरेस्ट कैसे किया जाएगा? अरेस्ट करने के भी दो तरीके हैं, एक तो विथ वारंट और दूसरा विदाउट वारंट। 41 आप सीआरपीसी का देखेंगे, उसमें बताया गया है विदाउट वारंट। विथ वारंट होता है जो कोर्ट द्वारा प्रोसीड किया जाता है। वारंट भी दो तरीके का होता है, NBW BW, नॉन बेलेबल वारंट और बेलेबल वारंट, ठीक है। लेकिन जो पुलिस अरेस्ट कर रही है वो विदाउट वारंट किया है किसी को अरेस्ट, और उसको जब अरेस्ट किया जाता है तो ये मैंने बता दिया कि 46 के तहत किया जाएगा। क्या तरीका है वो 46 अपनाए। अरेस्ट करने के बाद ही, जो अरेस्ट की प्रोसीडिंग के बाद से ही जो बेल की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अरेस्ट भी दो ऑफेंस में किया जाएगा, या तो नॉन बेलेबल हो या बेलेबल हो। अब ये पुलिस को देखना है कि जिस ऑफेंस में उसने एक्यूज को, अपराधी को अरेस्ट किया है, वो कौन से ऑफेंस में किया है, नॉन बेलेबल है या बेलेबल है। अगर बेलेबल है, नॉन बेलेबल है या बेलेबल है, कोई भी ऑफेंस है, ये पुलिस तुरंत उससे अरेस्ट किए गए व्यक्ति को तुरंत बताएगी कि भाई ये तुम्हारे राइट हैं, ये रेगुलेशन है, और इस ऑफेंस में तुम्हें अरेस्ट किया गया है। अगर बेलेबल है तो तुम अपनी श्योरिटी बुलाओ और बेल ले लो, श्योरिटी, ठीक है। और ये जो ड्यूटी है इन्फॉर्म करने की, ये पुलिस को दी गई है सेक्शन 50A सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत। जैसे ही पुलिस किसी को अरेस्ट करती है उसको बताएगी कि आपको इस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है, और ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है, बेलेबल है। ये सारा उसको, ये उसके घर के इन्फॉर्म करेगी, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको बताएगी, किस ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया गया है ये बताया जाएगा। ये सारी ड्यूटी जो है ये बेस्ड है पुलिस पर, क्योंकि ये सेक्शन कोड में ये बताया गया है 58 सबसेक्शन 2 के तहत। अगर उसे बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है तो बेलेबल ऑफेंस की हम बात करें 436 सीआरपीसी, ये इसमें बताया गया है कि जो ऑफेंस बेलेबल है उसमें एक्यूज का बेल लेने का राइट है, मैटर ऑफ राइट है। ये वहाँ पे एक वर्ड भी मेंशन किया गया है, सेल, जो ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है तो उसको बेल लेने का राइट है, और बेल देना ही पड़ेगा बिना किसी, अगर श्योरिटी है तो भी, नहीं है तो भी, ठीक है। अब 436 में ये बताया गया है मैटर ऑफ राइट। मैटर ऑफ राइट ये होता है, अरेस्ट किया गया बेलेबल ऑफेंस में, वहाँ पे उसका मैटर ऑफ राइट हो गया, एक बार उसे छोड़ा जा सकता है, उसका एक बार मैटर ऑफ राइट हो सकता है, लेकिन दोबारा अगर उसने कोई ऑफेंस किया तो वो उसका मैटर ऑफ राइट नहीं होगा। तो ये तो हमारा, अब 436 ये है जिसमें कोर्ट और पुलिस दोनों ही इसमें बेल देती है। अगर पुलिस ने बाई चांस बेल नहीं दिया तो कोर्ट उससे पूछेगी कि आपने इस सेक्शन में इसको बेल क्यों नहीं दिया, जो भी वो रीजंस बताए। और अगर उसके पास कोई श्योरिटी नहीं है तो 1 वीक के तहत ही, अगर 1 वीक तक उसने अपना कोई श्योरिटी नहीं पेश किया कोर्ट में या पुलिस के सामने, तो ये मान लिया जाता है कि वो इंडिजेंट पर्सन है और उसके पास श्योरिटी नहीं है, तो उसे पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ा ही जाएगा। 436, ये 437 जो है ये भी बेल की ही बात करती है, लेकिन इसमें है नॉन बेलेबल ऑफेंस, और ये है कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर, ये मैटर ऑफ राइट की बात नहीं करता। 437 कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर की बात करता है, और इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और ये MM के द्वारा दिया जाता है। और इसमें MM जो है, जिस पनिशमेंट में लाइफ इम्प्रीजमेंट हो या डेथ इम्प्रीजमेंट हो, या पहले वो किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो चुका हो, उसमें बेल नहीं देने की बताई गई है इसमें। अगर आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। मान लीजिए कि इंडिजेंट, अंडर 16 ईयर्स एज है किसी की, कोई वुमेन है, कोई बीमार व्यक्ति है, तो उसको उस ऑफेंस में दे सकते हैं। लेकिन कहीं जहाँ पे डेथ पेनल्टी हो या लाइफ इम्प्रीजमेंट की सज़ा हो, उसमें बेल देने की पावर नहीं है। 438 की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, गिरफ्तारी के पूर्व लिया गया जमानत। किसी भी व्यक्ति को ये एप्रीहेंशन है कि पुलिस उसे किसी भी नॉन बेलेबल में अरेस्ट कर सकती है, ऐसा कोई भी ऑफेंस है जो नॉन बेलेबल है और पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, तो उस केस में जहाँ पे ये एप्रीहेंशंस हो, जहाँ पे ये डाउट हो, जहाँ पे रीजन्स टू बिलीव हो कि ही में अरेस्टेड इन एनी ऑफेंस,
तो वहाँ पर वो गिरफ्तार होने से बचने के लिए वो एंटीसिपेटरी बेल लगाता है, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में, और ये जो एप्लीकेशन होगी ये सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में लगेगी, क्योंकि एंटीसिपेटरी की पावर एमएम के पास नहीं है। इसके लिए डायरेक्ट सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में, बेशक वो जो ट्रायल है वो एमएम का क्यों ना हो, लेकिन एप्लीकेशन हमेशा सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएगा। अगर सेशन कोर्ट रिजेक्ट करती है तो हाई कोर्ट में उसे अप्रोच करेंगे। अब 438 जो है ये एक, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि यूपी में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यूपी में एप्लीकेबल नहीं है, यूपी अपना अलग स्टेट है, वहाँ पे जो भी उनके रूल और रेगुलेशन है। लेकिन अगर वहाँ पे किसी को एंटीसिपेटरी बेल चाहिए तो पर्टिकुलर वो इस सेक्शन में नहीं जाएगा 438 में, क्योंकि ये सेक्शन वहाँ पे रिवील्ड है, इसकी कोई वहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये सेक्शन नहीं है उसमें, मतलब इस सेक्शन में वो कोई एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, जो 482 इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट जिसमें बताया गया है उस सेक्शन में वो जाएगा और वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यूपी में जिसे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए होता है वो पर्टिकुलर 438 नहीं है, लेकिन 482 के तहत वो एप्लीकेशन लगाएंगे और वो डिस्कशन डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर देखा जाएगा कि उनको देना चाहिए बेल, नहीं देना चाहिए। 439 जो है वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए है, और उसमें भी ये बताया गया है कि जहाँ पर मतलब एक्यूज जो है बिहाइंड द कार्सरेशन, जुडिशियल कस्टडी में है, जेल के अंदर है, वहाँ पे 439 का बेल लगाया जाएगा। और ये 437, 439 दोनों रेगुलर बेल हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे जो बेल के टाइप्स थे वो मैंने बताया। 467 भी यही है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर चार्जशीट एक्यूज को पकड़ा गया है और 60 दिन या 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाता है कोर्ट में, तो 61वें दिन या 90 डेज के बाद एक्यूज का राइट है बेल लेने के लिए, वो वहाँ पर बेल ले सकता है, उसका राइट बन जाता है अगर वो जेल में है और 60 दिन और 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है कोर्ट में। तो ये 5 तरीके के बेल जो हैं, जिसे 467 को हम डिफ़ॉल्ट बेल भी कहते हैं, और ये 5 तरीके का बेल है जो सीआरपीसी में बताया गया है। बेल जो है यहाँ पे बताया, लेकिन बेल है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके लिए हम क्रिमिनोलॉजी में पेंस चार्टर एक्ट 1682 को हम देखेंगे, जिसे पेनल्वेंसिया चार्टर एक्ट कहा जाता है, 1682 का पेंस चार्टर एक्ट। उसमें सबसे पहले बेल शब्द का जिक्र किया गया। वहाँ पे ये क्रिमिनोलॉजी ही आप पढ़ेंगे, उसमें डिटेल मिलेगी इसकी। वहाँ पे बताया गया जो पेंस चार्टर एक्ट के तहत बेल शब्द को लाया गया, और यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो मतलब कैदी जिनको पकड़ा जा रहा है, जैसे कि हम ब्रिटिश लॉ देखेंगे और भी उससे पहले जाएंगे, तो वहाँ पर जिसे पकड़ लिया जाता था उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था, और अंदर उनकी क्या दुर्गति होती थी इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उसी को सुधार के लिए जो प्रिजन हैं, जो कैदी हैं, उनके सुधार के लिए, उनके देखभाल के लिए, उनके खाने पीने के लिए जो अरेंजमेंट आई, जो मतलब उस कहें कि एक कैदी के ऊपर जो अगर ध्यान देने की बात कोई किसी ने कहा तो वो सबसे पहले पेंस चार्टर एक्ट 1682 के तहत आया। और इसी में ही कहा गया कि जो कैदी जेल में बंद हैं, चाहे वो 6 महीने के लिए हैं, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए हैं, एक प्रोविजंस रखा जाए जमानत का, उनको जमानत पे रिहा किया जाना चाहिए पेंस चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा, जो अंदर बंद हैं उनके खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं, अंदर उनको क्या मतलब मुहैया कराया जा रहा है, उनकी देखभाल कैसे हो रही है, उसके लिए भी इस चार्टर एक्ट में बताया गया है। उसके बाद जैसे बहुत सारे ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें मतलब किसी गलत तो उसमें पकड़ के किसी को अरेस्ट किया गया है, झूठे एलिगेशन में अरेस्ट किया गया है, या ऐसे ही किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस है वहाँ पे ऑफेंस है तो उसके लिए जो कैदी हैं उनको कंपनसेट किया जाएगा। झूठे किसी ऑफेंस में वो बंद किए गए हैं या अंदर उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उनको मतलब कंपनसेट किया जाए। ये 4-5 जो बातें हैं ये पेंस चार्टर एक्ट के तहत आया। तो जो मेरी नॉलेज है, मुझे तो यही लगता है कि क्रिमिनोलॉजी के थ्रू हमारा जमानत का वर्ड सामने आया, और
क्रिमिनल लॉजी पे ही बेस्ड है हमारे जमानत। अगर देखेंगे कि बेल क्या है, अरेस्ट क्या है, कैदी क्या है, कारागार क्या है, तो ये सारा हमें डिटेल में पढ़ने को क्रिमिनल लॉजी ही बताएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पैरोल। पैरोल और फरलो, ये दोनों जो है, ये जब कोई एक्यूज जिसका ट्रायल हो चुका है, जो बेल है वो ड्यूरिंग द ट्रायल का प्रोसीडिंग है। किसी को अरेस्ट कर लिया और जब तक उसका ट्रायल ख़त्म नहीं होता, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं होता, उससे पहले अगर उसको रिहाई की जा रही है, जेल से वो बाहर आ रहा है, तो वो बेल पर ही आएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को फाइनल जजमेंट हो चुका है, अगर वो बरी हो चुका है, फिर तो ये दोनों बट की ज़रूरत नहीं है, पैरोल और फरलो। लेकिन कोई कन्विक्ट हो चुका है, कन्विक्ट होने के बाद, जैसे ही कोर्ट से कोई कन्विक्ट होता है, उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाती है, ट्रायल की प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाती है। जेल भेजने के बाद, कन्विक्ट होने के बाद, वहाँ से उस कैदी पे जेल मैनुअल एक्ट प्रिवेल करेगा। जो भी उसके साथ होगा, चाहे उसे कुछ भी करना है, वो जेल मैनुअल एक्ट के तहत ही करेगा। क्योंकि जब एक बार प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई, कोर्ट से ट्रायल ख़त्म हो गया और उसे कन्विक्ट कर लिया गया है, तो आगे की जो भी उसकी लाइफ में होगा, वो जेल में जो भी उसके साथ होना है, वो सारा जेल मैनुअल एक्ट पे डिपेंड करेगा। अब किसी को पनिशमेंट मिल गया है, अब उसे जेल से बाहर आना है, तो वो कैसे आएगा? कुछ उसके अर्जेंट वर्क है, फैमिली में कुछ काम है, कोई बीमार है, या फिर कुछ और वर्क है, तो किसके थ्रू बाहर आएगा? क्योंकि जमानत की प्रोसीडिंग तो ख़त्म हो गई, अब ट्रायल तक ही जमानत था, अब तो कन्विक्ट हो चुका है। तो ऐसे में दो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, पैरोल और फरलो। पैरोल जो है, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है। पैरोल हमेशा किसी भी किसी भी प्रिजनर को, अपराधी को, ये देखते हुए दिया जाएगा कि उसका कंडक्ट कैसा है। और पैरोल जो है, वो जेल बोर्ड में, जेल सुप्रिटेंडेंट की जो लिस्ट है, जो बोर्ड है, उसमें जो कंडीशन मेंशन की गई है, उस कंडीशन को देखते हुए ही किसी व्यक्ति को पैरोल पे छोड़ा जाएगा। और जो हम फरलो की बात करें, फरलो जो है वो मैटर ऑफ राइट है। फरलो जो है, जैसे फरलो इसलिए दिया जाता है कि मतलब उसका अपने परिवार और समाज के साथ कांटेक्ट बना रहे। मान लीजिए किसी को 14 साल की पनिशमेंट है, आज से लेके 14 साल तक वो अंदर है, 14 साल के बाद बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उसके परिवार में क्या हो रहा है, अगर वो बाहर आएगा ही नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? तो इसलिए फरलो जो है एक मैटर ऑफ राइट बताया गया है कि ये फरलो जो है, हर कैदी का जो जेल में बंद है, जिसे पनिशमेंट हो चुका है, वो उसका अधिकार है, फरलो उसे देना ही पड़ेगा। और फरलो जो है लॉन्ग टर्म पनिशमेंट में दिया जाता है, लेकिन पैरोल जो है वो शॉर्ट टर्म पनिशमेंट में दिया जाए। मान लीजिए फरलो 10 साल की पनिशमेंट है, तो फरलो 28 दिन का दिया जा सकता है कि वो 28 दिन अपनी फैमिली के साथ रहे, या फिर घर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, उसका समाज में जो भी रेपुटेशन है, उसका मतलब अपनी फैमिली और समाज के साथ व्यवहार बना रहे, इसलिए फरलो दिया जाता है। पैरोल जो है वो शॉर्ट टर्म पनिशमेंट के लिए होता है, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, कंडीशन के साथ दिया जाएगा पैरोल। मतलब किसी को हम पैरोल दे रहे हैं तो उसके साथ कंडीशन लगाया जाएगा। फरलो मैटर ऑफ राइट है, बिना किसी कंडीशन के दिया जाता है, और ये वो नहीं भी लेना चाहे तो भी उसको फरलो जो ड्यू पीरियड है वो दिया जाएगा, फरलो का जो टाइम है। अगर कोई व्यक्ति पैरोल पर बाहर जा रहा है, मान लीजिए वो 10 दिन के लिए बाहर जा रहा है, तो जो उसका पनिशमेंट है, ये 10 दिन उसमें से माइनस नहीं होगा, ये आगे बढ़ जाएगा। कि फरलो पे जो व्यक्ति, पैरोल पर जो व्यक्ति बाहर है, वो जितने दिन भी बाहर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन वो बाहर है, किसी को 5 साल की पनिशमेंट है और 10 दिन वो वहाँ से बाहर आया हुआ है, पैरोल पर आया हुआ है, तो वो 10 दिन और आगे बढ़ जाएगा, उसे पूरे 5 साल करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो फरलो का पीरियड है, ये मान लीजिए 28 दिन वो बाहर आया है, तो ये 10 साल का पनिशमेंट है, उसमें 28 दिन माइनस हो जाएगा। तो एक तो दोनों में ये डिफरेंस है। दूसरा मैंने ये बताया कि पैरोल मैटर ऑफ राइट नहीं है, फरलो मैटर ऑफ राइट है। तीसरा, पैरोल देते वक्त कंडीशन लगाया जाता है और उसी बेस पे दिया जाएगा जो उनके लिस्ट में मेंशन है, मतलब उसका गुड बिहेवियर देखा जाएगा, उसका कंडक्ट देखा जाएगा, उससे समाज में किसी को खतरा ना हो। मान लो पैरोल पर जा रहे, सोसाइटी में किसी को खतरा ना हो, वो देखा जाएगा।
वो पैरोल देने के बाद वो वापस आएगा नहीं आएगा ये देखा जाएगा, मतलब उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसका कंडक्ट देखते हुए ही पैरोल दिया जाएगा। लेकिन फरलो में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है, ठीक है। पैरोल देते वक्त हम ये देखते हैं, पैरोल और फरलो दोनों वर्ड जो लाया गया ये भी क्रिमिनोलॉजी के थ्रू ही लाया गया, कि मतलब एक व्यक्ति जिसको सज़ा हो चुकी है, अंदर है, उसका अपने व्यवहार जो है सोसाइटी में बना रहे, उसकी परिवार के साथ बना रहे, एक मानवीय व्यवहार बनाने के लिए व्यक्ति का, इसलिए पैरोल और फरलो दोनों वर्ड जो है लाया गया। फरलो के लिए मैंने बताया कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा स्कूल में हॉलीडे होता है, कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे है, वो हमारा राइट है, वो तो हमें मिलेगा, लेकिन हमें कोई पर्टिकुलर कोई छुट्टी लेनी है, उसके लिए हम एप्लीकेशन लगाते हैं, रीज़न लिखते हैं कि हमें इसलिए छुट्टी चाहिए और वापस कब कितने दिन की छुट्टी चाहिए वो सब हम लगाते हैं। इसी तरह हम पैरोल, उसको जो हम अपने तरफ के एप्लीकेशन लगा रहे हैं स्कूल में हॉलीडे लेने के लिए, वो एक तरीके से हम पैरोल के अंडर लगा रहे हैं। लेकिन फरलो जो है, जैसे हमें गवर्नमेंट हॉलीडे मिलता है, जहाँ जो हॉलीडे हमें मिलता है वो राइट है, तो इस तरीके के हम दोनों एग्जाम्पल्स को देखेंगे। पैरोल और फरलो, मैंने ये भी बताया कि अगर किसी को पैरोल मिल चुका है, जैसे मान लीजिए 5 साल की उसकी 10 साल की पनिशमेंट थी, 10 साल में वो 14 दिन के लिए वो पैरोल पे गया, ठीक है। 14 दिन के बाद वो पैरोल से आने के बाद जैसे ही वो जेल आया, 2-3 महीने के बाद ही पता चला कि उसके घर में कोई एक्सपायर कर गया या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जो उसे अपने घर दोबारा जाना है। तो इस कंडीशन में फिर वो फरलो ले सकता है। तो ये इसमें जो बताया गया, जेल सुप्रिटेंडेंट की यहाँ पे डिस्कशनरी दिखाई गई। उन्होंने ये कहा कि भाई पहले ही तुम 14 दिन के लिए बाहर गए थे, अभी तुम आए हो, 2 महीने हुए अंदर आए हुए, और फिर तुम्हें 28 दिन या जो भी है तुम्हें फरलो चाहिए, तो जो तुम्हें पैरोल मिला था अब ये फरलो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक जजमेंट है हमारे पास, दीपक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 1991 की जजमेंट है। आप इसको पढ़ें, इसमें दोनों बातें क्लियर कर देंगे। यहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब वो पैरोल पे पहले गया था, वो जेल की कंडीशन थी, जेल की कंडीशन के तहत वो गया था, लेकिन जब जो फरलो पे वो जा रहा है, फरलो मांग रहा है, तो वो उसका राइट है, फरलो यहाँ देना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो पैरोल पे गया है तो उसको फरलो ना दिया जाए, फरलो उसका राइट है। तो इसलिए ये जो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब अरेस्ट की प्रोसीडिंग हमने देखा, अरेस्ट होने के बाद ही जो है बेल की प्रोसीडिंग आई। बेल की प्रोसीडिंग तब तक थी जब तक ट्रायल चला। मान लीजिए अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट होने के बाद ही जो है एप्लीकेशन फाइल होने लगती है बेल के लिए। भाई आज अरेस्ट हुआ है, परसों से ही एप्लीकेशन फाइल होने लगती है, चाहे चार्जशीट दाखिल हो या ना दाखिल हो, उससे वो अदर थिंग है, लेकिन बेल एप्लीकेशन हम फाइल करने लगते हैं। वो देखते हैं कि भाई क्या है कैसे। तो जब बेल एप्लीकेशन तब तक फाइल होती है जब ड्यूरिंग द ट्रायल अगर वो बाहर है तो वो बेल पर रहेगा, ठीक है। अब कन्विक्शन होने के बाद, एक्विटल हो गया तो कोई बात ही नहीं, कन्विक्शन होने के बाद वो कैसे बाहर आएगा, उसका अपने समाज और जेल से बाहर आने का परमानेंट उसे कन्विक्शन हो चुका है 10 साल, 5 साल, 15 साल, तो फिर वो कैसे बाहर आएगा। तो उसके लिए जो है पैरोल और फरलो वर्ड यूज किया गया है। वहाँ पे बेल की कोई भी बात नहीं कही गई है वहाँ जो भी। और ये पैरोल और फरलो जो है ये जेल अथॉरिटी के कंडीशन, जेल अथॉरिटी जेल मैनुअल के तहत हम देखेंगे, जेल मैनुअल के डिटेल से पढ़ेंगे तो ये दोनों वर्ड वहाँ पर हमें मिलेगा कि पैरोल क्या है, फरलो क्या है। बाकी इतना जितना मेरी नॉलेज में था इतना मैंने आपको बताया, और अगर आप लोगों को भी कुछ नॉलेज इसमें और भी ज़्यादा है तो मुझे भी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।